चलो, हम पूछ रहे हैं कहाँ तक पढ़े थे, बताना मुझे। अच्छा, ये आई एल बी साइन थीटा हो गया था। ध्यान रखना बेटा, हम लोग पढ़ लिए थे कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, बात समझ में आ रही है, और उसमें कोई धारावाही चालक तार रखा हुआ है ऐसे, बात समझ में आ रही, और इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई। चुंबकीय क्षेत्र बी की डायरेक्शन ये है, इसकी लंबाई हम लोग कितना माने थे, एल मान लिए थे इसकी लंबाई। अच्छा, तो धारा की डायरेक्शन और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन के बीच का कोण थीटा है, क्योंकि लंबाई की डायरेक्शन हम लोग किसकी दिशा में लेते हैं, धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इन दोनों के बीच का कोण थीटा है। तो इस चालक तार पर कितना बल लगेगा, तो हम लोग बता दिए थे F = I, जितना इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, L जितनी इसकी लंबाई होगी, B जितना चुंबकीय क्षेत्र होगी, और साइन कोण क्या होगा, आई और बी के बीच का कोण। आई का मतलब आई की डायरेक्शन, हम लोग इसको बोल सकते हैं वेक्टर एल और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा। तो इतना बल इस पर लगेगा, ये हम लोग याद कर लिए थे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। इसके आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, और आगे में हम लोग यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, परिभाषा, ये सब देख लेते हैं, ठीक है। चलो, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को सामान्यतः हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं, जनरली बोलते हैं, बात समझ आ रही है। इसलिए यहाँ पर ऐसा लिख दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। अब ध्यान देना, हम सभी जानते हैं बेटा आई एल बी साइन थीटा बराबर होता क्या है, उस चालक तार पर लगने वाला बल F, यही तो होता है, बात समझ में आ रही ना। अच्छा, ध्यान देना, हमको B का मात्रक चाहिए, B को रोकिए, इसलिए B बराबर F अपॉन आई एल और साइन थीटा, यही तो हुआ। इसका मात्रक हम लोग देख लेते हैं भैया, जो B का मात्रक होगा वो F अपॉन आई एल साइन थीटा के मात्रक के बराबर होगा, यही तो लिख सकते हैं यूनिट ऑफ B V = यूनिट ऑफ F अपॉन आई एल साइन थीटा। तो हम सभी जानते हैं F क्या है, फोर्स, फोर्स का मात्रक हाथी होता है, क्या होता है, न्यूटन। तो बल का मात्रक यहाँ पर लिखेंगे न्यूटन बटे आई क्या है, करंट, करंट का मात्रक एम्पियर, और यल क्या है, लंबाई का मात्रक मीटर, और साइन थीटा क्या है, कौन बता रहा है, कोण, हम मैथ वाले बता रहे हैं कोण, साइन थीटा इनको कोण लग रहा है, मतलब साइन थीटा वो है, मतलब सिर्फ थीटा कोण है, मतलब हम समझ नहीं पाएंगे तुम क्या कह रहे हो, है ना। मतलब आप ये जानिएगा बेटा, साइन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात है, मीन्स समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात, यानी लंबाई बटे लंबाई, उसका मात्रक क्या होगा, कुछ नहीं। अरे भाई, साइन थीटा बराबर क्या लिखते हो, लंब बटे कर्ण, लंब भी तो लंबाई है मीटर, कर्ण का भी तो मीटर, कौन सा मात्रक बचा इसका, कुछ नहीं, ये शुद्ध अनुपात बोल सकते हो इसको, है ना। चलो, तो साइन थीटा का तो कोई मात्रक होता नहीं है, ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख भी देंगे, चूंकि साइन थीटा क्या है बेटा, मात्रक विहीन है, बात समझ में आ रही है बेटा, ओके। तो बी का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन पर एम्पियर में, ऐसा ही मात्रक है, क्योंकि बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन, धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर, और लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर। अब इसका अलग से एक ऐसा ही मात्रक आपको बता रहे बी का, ऐसा ही मात्रक टेस्ला,
तो याद रखना बेटा, चुंबकीय क्षेत्र बी का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया वैज्ञानिक, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया टेस्ला। हाँ, आप सब लोग जानते हो, उनके बारे में पढ़े होंगे। हाँ, नाम के साथ मत खेलना। तस्ला कह रही है, टेस्ला। बात समझ में आ रही है बेटा? ओके, तो ये भी तो एसआई मात्रक है, ये भी एसआई मात्रक है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के बराबर होगा। बात समझ में? एक मात्रक और बहुत ज़्यादा प्रचलन में है जो आपको न्यूमेरिकल में मिलेगा, ओम प्रकाश नहीं, दिवाकर। यहाँ देखिए, बी का सीजीएस मात्रक। सीजीएस सिस्टम में इसका मात्रक देखना, गॉस। क्या होता है? गॉस। अच्छा, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र का ही मात्रक है, गॉस भी और टेस्ला भी, तो एक ही राशि के अगर 2-4 मात्रक है तो उन सब में संबंध होता होगा। बात समझ में आ रही है? और आप जानते हो ज़्यादातर न्यूमेरिकल हम लोग एसआई में लगाएंगे, तो अगर गॉस में दिया भी है तो उसको बदलना होगा एसआई में, तो दोनों में रिलेशन हमको पता होना चाहिए। तो आप लोग याद रखिएगा कि 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, क्योंकि टेस्ला क्या है? बड़ा मात्रक, तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा। बात समझ में आ रही है? तो 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला, ये रिलेशन याद रखना। तो बताना बेटा, समझ में आ गया? अच्छा, अगर परिभाषा की बात की जाए तो मैं आपको परिभाषा यहाँ पर ऐसे समझा दे रहा हूँ शॉर्ट में। बी की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखना बेटा, हम सभी जानते हैं चूंकि V इज इक्वल टू एफ अपॉन कितना आया है? IL साइन थीटा। बात समझ में आ रही? अब इसमें कंडीशन दे रहा हूँ, इफ यदि I बराबर 1 एम्पियर, L बराबर 1 मीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कह सकते हो, अर्थात साइन थीटा बराबर 1। देखिए, साइन 90 का मान कितना होता है? 1, है ना? और उस दशा में फोर्स सबसे मैक्सिमम होता है। देखिए, साइन थीटा का जो अधिकतम वैल्यू होता है वो +1 होता है, ठीक है? तो +1 रखोगे जब, तो जो बल लग रहा है यहाँ पर देखना, F बराबर क्या लिखते हो? ILV साइन थीटा। बल किस पर निर्भर कर रहा है? साइन थीटा पर। अगर ये आप मैक्सिमम रख रहे हो तो FV क्या होगा? ठीक है ना? तो इस दशा में बल अधिकतम होगा, और ध्यान देना कितना होगा और बी और इनमें रिलेशन क्या होगा, इसमें वैल्यू पुट करना, देन तब B इज इक्वल टू F। देखो, I का मान तो 1 है ना, L का मान तो 1 है, साइन थीटा का मान भी 1 है, इन सब का गुणा कराओगे 1 आएगा, 1 से भाग करोगे तो केवल F ही बचेगा, ठीक है? अब इसको लैंग्वेज में आप बोल सकते हो आराम से, अगर आपको B की परिभाषा देनी है तो। मैं आपको वाई फिगर समझा रहा हूँ, फिगर के तरीके से देखना। ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, B की डायरेक्शन। अब इसमें कोई चालक तार रखा है, लेकिन चालक तार क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री पर रखा है। कितने डिग्री पर रखा है? 90 डिग्री पर रखा है। तो कोई चालक तार ऐसे रखा है, क्षेत्र की दिशा के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। बात समझ में आ रही है? और इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 1 एम्पियर। कितना बेटा? 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित है, ठीक है? और इसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर। बात समझ में आ रही है? बस यही 3 कंडीशन लगा दो, इस चालक तार पर जितना बल लगेगा उतना ही वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग बोल क्या सकते हैं? बोल सकते हैं यदि 1 मीटर लंबा चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री पर रखा हुआ है, जिसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तब
उस चालक तार पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। बात समझ में आ रही? अब ये सब आप लोग खुद से लिखना सीखो। तो इतना चीज हम लोग समझ लिए। अब इस चालक तार पर जो बल लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? बात समझ में आ रही है? वो आप जानते हो पहले से। देखना, धारावाही चालक पर बल की दिशा। एक तो हम लोग वेक्टर से जानते हैं, चूंकि वेक्टर F इज इक्वल टू आई वेक्टर L क्रॉस वेक्टर V, यही तो होता था बेटा। हम लोग पहले वेक्टर यानी लंबाई की डायरेक्शन किस दिशा में लेते हैं? विद्युत धारा की दिशा में। उस पर दाहिना हाथ रखते थे। दूसरा वेक्टर यानी B, वेक्टर V की तरफ घुमाते थे अपनी अंगुलियों को और अंगूठा बताता था वेक्टर F की डायरेक्शन। लेकिन आपके सिलेबस में एक दो नियम दिए गए हैं, उनको देख लीजिए। तो पहला आपको दिया है राइट हैंड पाम रूल। दाएं हाथ के हथेली का नियम। बात समझ में आ रही है? दाएं हाथ के हथेली का नियम। मुझे लग रहा है इसको पढ़ा दिए हैं क्या? पढ़ा दिए हैं? अच्छा, चलो थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं, बस रिवाइज कर लेते हैं ना, लिखना उखना नहीं। दाएं हाथ की हथेली का नियम था क्या बेटा? समझना, हम लोग अपना दाहिना हाथ बना लेते हैं, कोई दूसरे का नहीं बनाएगा। अब अपना बनाओगे तभी तो सुंदर बनाओगे, और दूसरे को बनाओगे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके बना दोगे, इसलिए अपना अपना बनाना। हाँ हाँ हाँ, कितना सुंदर है। हाँ, क्या कर दें? पता नहीं क्या बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, बस समझ लो। ध्यान देना बेटा, ये हमारे दाहिने हाथ की हथेली हो गई। ये जो अपने दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार से फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे ये जो डायरेक्शन होगी वो किसकी होगी? वेक्टर V की दिशा में। और अंगूठा चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में आएगी डायरेक्शन। तो हथेली के लंबोत धक्का देने की दिशा। बात समझ में आ रही? हथेली के लंबोत धक्का देने की दिशा बल की डायरेक्शन को बताएगी। यानी यहाँ पे ये जो होगा वेक्टर F को बताएगा। याद रहे, हथेली के लंबोत धक्का देने की दिशा जो होगी वो बल की डायरेक्शन होगी। बात समझ में आ गया? एक और है आप में, और वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्या बेटा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब देखो यहाँ पर दूसरे का हाथ बनाना है। किसका हाथ बनाना है? फ्लेमिंग का हाथ बनाना है ना? तो कैसे भी बना देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखना। हम लोग अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएंगे। कौन कौन सी उंगलियां? अंगुष्ठ, तर्जनी और माध्यमा। इन तीनों को इस प्रकार फैलाएंगे कि परस्पर तीनों लंबवत हो। आप देखिए इन दोनों के बीच का कोण कितना है, और इन दोनों के बीच का कोण, और इन दोनों के बीच का कोण, तीनों परस्पर लंबवत है। ठीक है? तो आप कोड याद रखना, फादर मदर चाइल्ड। फादर का मतलब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, है ना? और मदर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड,
और सी चाइल्ड का मतलब करंट, यानी कि हम लोग बोलेंगे तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और माध्यमा जो है चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। लेकिन फ्लेमिंग का नियम याद रखना, ये जो है सामान्यतः हम लोग जब परपेंडिकुलर हो 90 डिग्री पर हो तभी लगाते हैं, तीनों परस्पर लंबवत हो, यानी बल भी और धारा भी और चुंबकीय क्षेत्र। ओके ठीक है, देखो बना दे रहे हैं किसी तरीके से इनका भी ऐसे। बहुत बेकार तो नहीं बना ना? चलो भैया, ठीक है, ध्यान देना, ये बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर क्या हो, लंबवत हो। तब तर्जनी अगर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को बता रही हो और माध्यमा चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। बात समझ में आ रही है? ये हो गया बेटा, कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और इसको बहुत ध्यान से समझना। हेडिंग बनाएंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल current carrying wires। ये यानी कि हम लोग लिख सकते हैं दो समांतर धारावाही तार के बीच बल, ठीक है ना? टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, यानी दो समांतर धारावाही तार के बीच बल। बात समझ में आई? ये आप हेडिंग करना बेटा, और इसको लिखना वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है बेटा, ये बनाना। चलो अब समझना स्टार्ट करिए। सबसे पहले दो समांतर, लिखना बंद करना बेटा राजवीर, दो समांतर धारावाही तार लीजिए। बात समझ में आ रही है? बहुत ठीक से समझना, एक एक डायरेक्शन, एक एक चीज़ समझना, क्योंकि इस डेरिवेशन तो बहुत छोटा है लेकिन लॉजिकल बहुत है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, दो चालक तार होंगे ना, तो एक में धारा I1 बहेगा, दूसरे में I2, किसका धारा लें?
है ना। एक के कारण दूसरे पर चुंबकीय क्षेत्र V1 होगा, दूसरे के कारण पहले पर V2 होगा। किसका चुंबकीय क्षेत्र लें, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन, कौन सी धारा लेना है, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र लेना है, किसकी लंबाई लेनी है, इसमें पगलाए रहोगे और डायरेक्शन अलग से। तो उसको बहुत लॉजिकली समझना, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो रट के नहीं जा सकते आप, पक्का गलती करोगे। ठीक है, बढ़िया समझना थोड़ा सा। तो आप ले लीजिए दो समांतर धारावाही चालक तार, ठीक है, और ये सपोज करना अनंत लंबाई का है। ऐसी ऐसी लंबाई होगी और भी आगे पे, बात समझ में आ रही है। ओके, इसी के पैरेलल एक वायर और है जो इसके समीप ऐसे रखा हुआ है, तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है बेटा, दो और ले रहे हैं, अब इसका मतलब समझाऊंगा। तो दो समांतर चालक तार हो गए और आप कह रहे हो धारावाही है, यानी इसमें धारा प्रवाहित होगी। सपोज कर लेना बेटा, पहले चालक तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I1 है और दूसरे में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I2 है। विजिबल है, दिख रहा है ना। और दोनों की डायरेक्शन एक ही है। एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि एक चालक तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो इस दिशा में, और दूसरे चालक तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है इस दिशा में, उल्टा है। इसीलिए दो फिगर ले आऊँ डायरेक्शन समझाने के लिए। बात समझ में आ रही है। अब पहले वाले फिगर को सब कुछ हम लोग ढंग से समझ लेते हैं। मान लीजिएगा प्रवीण कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है बेटा वो r है, कुछ भी मान सकते हो आप, d मान लो, r मान लो, ठीक है ना। यल मत मानना, यल हम लोग इसकी लंबाई मान लेंगे। क्लियर, चलो मान लेंगे इनके बीच की जो डिस्टेंस है बेटा वो कितनी है, r। वही डिस्टेंस इनके बीच की भी मानो। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हुई। दो समांतर धारावाही चालक तार और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। दोनों में क्रमशः I1 और I2 धारा प्रवाहित हो रही है, एक में धारा समदिश है, दूसरे में विपरीत दिशा में। क्लियर, ओके। अब हमको इनके बीच लगने वाला बल ज्ञात करना है। बल का मतलब आप समझ पा रहे हो कि किसी चालक तार पर बल कितना लगता है, F बराबर I/L/V sin थीटा। इसमें काम क्या क्या लगता है, जिस चालक तार पर बल लग रहा है उसको ज्ञात करने के लिए उसमें प्रवाहित धारा देखते हो। तो ये तो हमको पता है कि किस चालक तार में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, और उसके बाद उसकी लंबाई देखते हो। ये तो हम मान लेंगे, चालक तार बहुत लंबा है तो यह लंबाई पर मान लेंगे, ठीक है ना। अभी लंबाई यह ले लेंगे। और बी कौन सा लेते हैं, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र, उसी के कारण जो उत्पन्न होता है, नहीं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ में आ रही है। चुंबकीय क्षेत्र पहले से जनरेट होगा, अब किसके कारण जनरेट है उससे हमको मतलब नहीं है, उसमें जो चालक तार रखा है। बात समझ में आ रही है, उसमें जो चालक तार रखा है। तो ये तो बाहर पहले से चुंबकीय क्षेत्र जनरेट था भी, अब उसमें चालक तार रखे हो, इसमें आप धारा प्रवाहित किए हो, इसके कारण जो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, मान लो बी डैश, तो हम लोग उसका कैलकुलेशन नहीं करते। बात समझ में आ रही। जिस चुंबकीय क्षेत्र में वो रखा है वो चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं, ये समझना है सबसे पहले। तो आप ध्यान रखना, जब हम पहले चालक तार पर कितना बल लग रहा है ज्ञात करेंगे, बात समझ में आ रही है, तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको नहीं लेंगे, बल्कि दूसरे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, और उसमें तो रखा है ये, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र लेंगे। बात समझ में आ रही है कि जबरदस्ती है, समझ में आ रही ना। और ध्यान देना, दूसरा वाला चालक तार किस में रखा होगा, पहले वाले चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसमें रखा होगा। ऐसे इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही तो अंगूठा को धारा की दिशा में रखो और अंगुलियों को मोड़ के पकड़ो, तो
आपके हाथ की उंगली इधर की ओर है, यानी इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा वो ऐसे। बात समझ में आ रही है, डायरेक्शन समझ में आ रही है इस तरीके से। और उसमें जो है ये चालक तार रखा हुआ है I2, हालांकि r दूरी पर है, तो हमको फार्मूला पता है, एक सीधे धारा वही चालक तार के कारण r दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं ना, प्रत्येक बिंदु पर उतना ही है आराम से, बायो-सेवर्ट के नियम से या फिर जो एम्पियर सर्किट अल्लाह था। तो ये बात तो समझ में आ गई कि चुंबकीय क्षेत्र कौन सा लेना है। इसका मतलब हमको B1 और B2 दोनों चाहिए ना। पहले चालक तार के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ और दूसरे चालक तार के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और उसका दिशा भी चाहिए, क्योंकि हमको चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई दोनों के बीच का कोण चाहिए। तो ये दो चीज़ हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं, ठीक। डायरेक्शन निकालने की बारी आ गई भैया, थोड़ा सावधानी बरतना। मान लो पहला चालक तार यही, इसमें धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। पहले चालक तार के कारण दूसरे चालक, नाम भी दे दो, ये कौन सा चालक तार है, और ये कुछ ज़्यादा है, ये ठीक हो गया है, ये पहला चालक तार, और ये ऐसे यहाँ पर ये पहला चालक तार, और ये, हाँ आप ध्यान देना बेटा, पहले चालक तार के कारण दूसरे चालक तार के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। दिशा का ज्ञात करने का नियम, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बल की नहीं, है ना, बहुत आसान है। हम लोग अपने दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार से फैलाएंगे कि 10-5 मिल जाया करे। हाँ, अंगुलियां जो हो धनी आदमी की ओर इशारा करती हैं, किसकी दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में। तो हम ज्ञात किसको करेंगे, हाथी। हाँ बिल्कुल सही, अब समझ में आया कि यदि हम अपने दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात। तो कोई एक बिंदु सेलेक्ट कर लो, धारावाही चालक तार 2 पर कोई एक बिंदु सेलेक्ट कर लो, कहीं भी। मान लो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, ठीक है, यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं, हम अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार से फैलाएंगे कि अंगुलियां बिंदु की ओर संकेत करेंगी और अंगूठा चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में। इस प्रकार से देखो, अंगूठा चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में और अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करेंगी। हथेली की धक्का देने की दिशा अंदर की ओर, तीर अंदर की ओर जा रहा है तो आपको क्या दिखेगा, उसका पूंछ दिखेगा ना। अब पूंछ पे क्या बना होता है, क्रॉस। तो यहाँ पर हम लोग बना देंगे क्रॉस। और ये है क्या, ये वेक्टर B1 की डायरेक्शन, किसकी बेटा, वेक्टर B1 का मतलब पहले चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ में आ रही है, दूसरे चालक तार, कांसेप्ट क्लियर है। डाउट होगा तो तुरंत पूछना। अब इसी तरीके से हम लोग पहले चालक तार पर स्थित कोई भी बिंदु ले लो, और जरूरी नहीं है बेटा कि यही बिंदु लिए थे, यहाँ भी लेते तब भी अंदर की ओर, यहाँ भी लेते तब भी अंदर की ओर, और उतना ही आता है हर जगह पर। तो यहाँ पर ले लिए। अब यहाँ पर देखते हैं बेटा, दाहिने हाथ की हथेली को फैलाएंगे, अंगूठा चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा में, अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करेंगी। हथेली के लंबों धक्का देने की दिशा बाहर की ओर, तीर आपकी ओर आ रहा है, क्या दिखेगा, डॉट बना देंगे। और इसको हम लोग मान लेंगे B2, यानी दूसरे चालक तार के कारण। 2 का मतलब दूसरे चालक तार के कारण। डायरेक्शन पता चल गया, ऐसे यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है। चलो यहाँ पर कोई एक बिंदु सेलेक्ट कर लिए, ये दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार से फैलाना कि अंगूठा चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में, फैली हुई अंगुलियां बिंदु की ओर संकेत करेंगी। हथेली से धक्का देने की दिशा अंदर की ओर, क्या दिखेगा, क्रॉस। ये पहले चालक तार के कारण वेक्टर B1। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे देखना बेटा, यहाँ पे अंगूठा चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में, अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करेंगे जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करना है। तो हथेली के लंबों धक्का देने की दिशा अंदर की ओर, तो यहाँ पर क्रॉस। इसीलिए बोल रहा हूँ बेटा, रटना नहीं है। B2 ये दूसरे चालक तार के कारण था। बात समझ में आ रही है। अब क्योंकि हमको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, इसीलिए वो दूसरे के कारण ले रहे हैं, एक दूसरे के कारण। समझ में आ गया। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन, तो लंबाई की डायरेक्शन आपको पहले से पता है,
किस दिशा में लेते हैं? धारा प्रवाह की दिशा में। तो अगर हमको बी की डायरेक्शन और एल की डायरेक्शन पता हो तो हम एफ की डायरेक्शन बता सकते हैं बड़े आराम से कि उस पर बल किस ओर लगेगा, है ना। चलो देखते हैं, यहाँ पर मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, चूंकि वेक्टर एफ इज इक्वल टू आई वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर, यही तो होता है बेटा। इसी फार्मूला से हम लोग बल की डायरेक्शन ज्ञात करेंगे। पेन लाना बेटा, एक ला। चलो ध्यान देना बेटा, हमको दो वेक्टर चाहिए एल और बी, इनकी डायरेक्शन चाहिए, और तीसरा वेक्टर एफ की डायरेक्शन मैं बताऊंगा किधर की ओर होगा, ठीक है ना। तो पहले वेक्टर पर दाहिना हाथ रखना है और दूसरे वेक्टर की ओर अंगुलियों को मोड़ना है। अंगूठा बता देगा डायरेक्शन, सबको पता है ना। चलो, तो एल की डायरेक्शन किसकी दिशा में लोगे? धारा प्रवाह की दिशा में। ये एल की डायरेक्शन होगी, बात समझ में आ रही है। और बी की डायरेक्शन तो आपको पता है, अंदर की, डार्ट है बाहर की ओर, बाहर की ओर, ये डार्ट हो गया बाहर की ओर, बात समझ में आ रही है। ऐसे होगा। धारा प्रवाह की डायरेक्शन क्या है? ऊपर की ओर। तो ध्यान देना, वेक्टर एल की डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर की ओर। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, डार्ट का मतलब लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर, ये हो गई। अब आपको पहले वेक्टर, पहला वेक्टर क्या है? यल, यानी ये, इस पर अपना दाहिना हाथ रखना है इस प्रकार से, ठीक है। और दूसरे वेक्टर की ओर अंगुलियां क्या होनी चाहिए? मुड़नी चाहिए, यानी ये बी की ओर। तो अंगूठा किधर की ओर? इधर की ओर है ना। तो अंगूठा बताएगा इस पर लगने वाले बल की डायरेक्शन, उधर की ओर। उधर की ओर का मतलब बेटा ये बल की डायरेक्शन। बात समझ में आई? कोई डाउट नहीं ना। ये बल की डायरेक्शन, इसको मान लेते हैं हम लोग कुछ वेक्टर एफ। क्या मान लेंगे बेटा? वेक्टर। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब देखना प्रवीण, आप बताओगे इस चालक तार पर बल की डायरेक्शन किधर की ओर होगी? वेरी गुड। देखो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन अंदर की ओर, बात समझ में आ रही है। ये तो हो गया बी की डायरेक्शन अंदर की ओर, और धारा आई की डायरेक्शन ऊपर की ओर, ये ले लिए। धारा आई का मतलब वेक्टर एल, ठीक है ना, ऊपर की ओर ले लिए। अब देखना बेटा, पहले वेक्टर पर दाहिना हाथ रखेंगे ऐसे, ठीक है ना, और दूसरे वेक्टर की ओर अंगुलियां मुड़नी चाहिए। अंगूठा किधर की ओर है? अंदर की ओर, यानी कि इस वेक्टर के ठीक विपरीत। अच्छा, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूं, इसका भी मतलब होगा, बताओ। इसका मतलब ये है कि परिमाण बराबर होगा, क्योंकि लंबाई बराबर ले रहे हैं। जितना लंबाई इसकी उतना लंबाई इसकी, तो जितना बल इस पर लगेगा उतना ही बल इस पर भी लगेगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ से एक चीज़ पता चल रहा है, नोटिस करो थोड़ा सा। मैं तो एक बिंदु पे दिखा रहा हूँ, ऐसे प्रत्येक बिंदु पर लग रहा होगा। अंदर की ओर इस पर बल, ऐसे इधर अंदर की ओर बल, यानी एक तार दूसरे तार को खींच रहा है पूरा। बात समझ में आ रही है? तो अगर दो समांतर धारावाही चालक तारों में, चालक तारों के बीच बल देख रहे हो, यानी आप ये कह सकते हो दो समांतर चालक तार हैं और उसमें धारा प्रवाहित कर रहे हो, और दोनों में धारा एक ही दिशा में है। बात समझ में आ रही है? तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा बेटा? तो याद रखना, इस दशा में इस पर कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। बात समझ में आ गई? यहां पर देख लेते हैं बेटा कौन सा बल लगेगा। चलो यहां पे ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन अंदर की ओर, अंदर की ओर है ना, और चालक तार में धारा की डायरेक्शन नीचे की ओर। तो ये धारा की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन हुई? एल की डायरेक्शन, और ये बी की डायरेक्शन अंदर की ओर। पहले वेक्टर पर दाहिना हाथ रखिए, तो पहला वेक्टर कौन है आपका? ये एल है, और दूसरे वेक्टर की ओर अंगुलियां मुड़नी चाहिए। अंगूठा किधर की ओर है? इधर की ओर है ना, यानी इस पर जो बल लग रहा हो इधर की ओर बना दीजिएगा, और उतना ही बल लग रहा होगा, क्योंकि सब कुछ उतना ही है। चलो ध्यान देना, ये इस पर बल की डायरेक्शन उधर की ओर हो गई,
ठीक है ना। और कितना, तो वेक्टर एफ। अभी हम कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि मैं बार बार क्यों इस पे भी F1 लग रहा है, इस पे भी F1 लग रहा है, क्यों कह रहा हूँ। F1 F2 लिख के कुछ, क्योंकि दोनों ही बराबर लगेगा, ठीक है ना। जैसे कूलाम का नियम पढ़ते थे, ठीक है, पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर जितना बल लगता था उतना ही दूसरा आवेश पहले आवेश पर भी बल लगाया, और ठीक विपरीत दिशा में न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता था, क्रिया प्रतिक्रिया। चलो यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन किधर की ओर है, अंदर की ओर है, क्रॉस बना हुआ है। और वेक्टर यल की डायरेक्शन धारा की दिशा में ऊपर की ओर है। पहले वेक्टर पर दाहिना हाथ रखेंगे और दूसरे वेक्टर की ओर अंगुलियों को मोड़ेंगे, अंगूठा उधर की ओर। बात समझ में आ रही है, यानी इस पर बल जो लग रहा है इस डायरेक्शन में है। ये ऐसे सिर्फ प्रत्येक बिंदु पर लग रहा होगा। बात समझ में आ रही है। तो अगर दो समांतर चालक तार है और उसमें धारा प्रवाहित कर रहे हो और विपरीत डायरेक्शन में धारा प्रवाहित हो रही है, मान विपरीत डायरेक्शन में धारा प्रवाहित हो रही है ना, तो उनके बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, है ना। काजनी कौन सा नहीं, प्रतिकर्षण बल। बात समझ में आई। और वहां पर क्या था, समान प्रकार का आवेश तो प्रतिकर्षण होता था, लेकिन यहाँ समान दिशा में धारा है तो आकर्षण। उसका उल्टा होगा, यही याद रखना बस, बहुत, ठीक है ना। वहां पर विपरीत प्रकार के चार्ज होते थे तो आकर्षण, यहाँ पर विपरीत दिशा में धारा है तो प्रतिकर्षण। ऐसे करके कुछ भी करके याद रखो, बस याद रखना, ठीक है। हाँ बोलो बेटा, लगा दो, आराम से आएगा। देखो यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि परस्पर तीनों लंबवत, कोई भी लगाओ बेटा, मैंने कहा है कई नियम बता रखे हैं ना, लेकिन जो आसान हो वही आप लोग बार बार लगाओ। कि जो चुंबकीय क्षेत्र की, ये तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए और माध्यमा धारा की दिशा, तो अंगूठा बता देगा वो बल की डायरेक्शन। देखो ये उंगली है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन किधर की ओर है, बाहर की ओर, ऐसे कर दी। और माध्यमा क्या है, धारा की डायरेक्शन ऊपर की ओर, अंगूठा किधर की ओर है, अंदर की ओर, बल किधर की ओर लग रहा है, अंदर की ओर। ऐसे इसमें भी तर्जनी अंदर की ओर करेंगे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन अंदर की ओर है, धारा की डायरेक्शन ऊपर की ओर, अंगूठा इधर की ओर, बल इधर की ओर। बात समझ में आ रही है, चाहे जो लगाओ। और जब आप वेक्टर वाला जानते हो तो क्यों नहीं लगाते, ठीक है ना, सबसे आसान है, लॉजिकल है, यही लगाओ, बार बार बढ़िया रहेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो कब आकर्षण लगेगा, कब प्रतिकर्षण लगेगा, समझ में आ गया। अब कितना लगेगा वो हम लोग याद कर लेते हैं, क्योंकि हेडिंग तो हमारी वही है, दो समांतर धारा वही तारक और तार के बीच बल, कितना बल लगेगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं, लो अभी B1 का काम लगेगा, निकालने पहले ही कि बाद में लिखी, बाद में ही लिखते हैं। आप लोग 12th में हो, कैसे पता चलेगा एग्जाम में पहले काम है ना, जब काम लगेगा तो निकाल लेंगे। ये फिगर तो समझ में आ गया, इसको यहाँ पर कर देते हैं ऐसे से। ओके, आप ध्यान देना बेटा, लैंग्वेज पे लिखेंगे चालक तार एक के कारण, किसके कारण बेटा, एक के कारण, तार एक के कारण, दो के L लंबाई पर, कितनी लंबाई तो लेनी पड़ेगी ना, ये चालक तार तो लंबा है ज़्यादा, कुछ लंबाई डिसाइड कर लो कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L है, ऐसा कुछ। तो तार एक के कारण 2 के L लंबाई पर बल, किस पर बल ज्ञात कर रहे हो, नहीं किस पर ज्ञात कर रहे हो, 2 पर ना, 2 पर ज्ञात कर रहे हो, क्या मान लें, चलो F मानो, क्योंकि दोनों पर अभी बराबर ही आएगा, F1 F2 लिखने की जरूरत नहीं है, पहले लिख चुका हूँ ना। देखो F1 पर भी F और दूसरे चालक पर भी F और पहले चालक पर भी F बराबर होगा का, ये सावधानी यहाँ बरतनी है, ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, और ये कौन सा चुंबकीय क्षेत्र है, एक्सटर्नल, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, ये याद रखना बेटा।
और इसमें कोई चालक तार रखा है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई, इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है, तो इनके बीच का कोण भी लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी ले रहे हो, मान लो इसकी लंबाई हम लोग यल ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पर कितना बल लग रहा है, तो F बराबर आई इसमें प्रवाहित धारा जिस पर बल ज्ञात कर रहे हो, और आई यल उसकी लंबाई बी एक्सटर्नल, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, बी बाह्य होगा, यानी उस चालक तार में जो धारा प्रवाहित थी उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हुआ वो हम नहीं लेंगे, ओके। और साइन थीटा क्या होगा, बी और यल के बीच का, यहीं पर यही चीज़ यहाँ भी लगाना है, वही चीज़, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा F बराबर दूसरे चालक तार पर बल ज्ञात कर रहे हो, दूसरे चालक तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, हाँ कितनी हो रही है, 1000 किलोग्राम, कितना I2, तो देखो दूसरे चालक तार में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I2, वो लेंगे I2 क्यों ले रहे हैं बेटा, क्योंकि उसी पर बल ज्ञात कर रहे हैं, वही धारा लेते हैं। और क्या है, यल कितने लंबाई पर ज्ञात कर रहे हो, यल लंबाई पर, यल ले लेंगे। और बी क्या होता है, बाह्य, बाह्य का मतलब स्वयं के कारण उत्पन्न हुआ उसको नहीं लेंगे, तो जो दूसरे के कारण उत्पन्न हुआ उसको नहीं लेंगे। पहले के कारण कितना उत्पन्न हुआ है चुंबकीय क्षेत्र, B1, तो B1 लेंगे। बात समझ में आ रही है, और क्या हुआ, नहीं समझ में आया, आया, तो आई यल भी हो गया, और साइन थीटा की जगह ध्यान देना, यल और B1 के बीच का कोण, ध्यान देना बेटा, यल देखो, यल किसकी डायरेक्शन होती है, धारा प्रवाह की डायरेक्शन ये, और B1 की डायरेक्शन, क्रॉस मतलब अंदर की ओर, यल और बी के बीच का कोण आप बताओ बेटा, 90 डिग्री है दिव्यांश, कितना कोण है यल और बी के बीच, 90 डिग्री, और बी का मतलब B1, बात समझ में आ रही है, अंदर की ओर, और यल ऊपर की ओर, तो इनके बीच का कोण कितना लेंगे, 90 डिग्री। और ऐसा हम लोग इसलिए लिखे हैं बेटा चूंकि F बराबर होता है ILVEXT एक्सटर्नल इंटू साइन थीटा, ये जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि आप लोग भूलो नहीं कि बी कौन वाला क्यों लिया गया है, 1 क्यों ले लिया गया है ना, जब 2 पर ज्ञात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई, ओके ठीक है। हाँ, हमको I2 की वैल्यू पता है, यह लंबाई माने है, B1 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि B1 क्या है, पहले चालक तार के कारण दूसरे चालक तार के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दूरी। बहुत ही आसान है, इसको निकाल ले रहे हैं हम लोग, यहीं पर देखो बता दे रहे हैं, एक के कारण तार कारण दो के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, किसके कारण ज्ञात करें बेटा, पहले चालक तार के कारण, है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, B1, कितना होगा बेटा, B1 होगा, ओके। B1 बराबर सीधा लंबा चालक तार, उससे R दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, है ना, बायो सेवर्ट का लास्ट वाला एप्लीकेशन, या फिर एम्पियर सर्किट लॉ का पहला वाला एप्लीकेशन, μ0I/2πr, यही तो होता था। हाँ, तो हम लोग B1 बराबर लिखेंगे बेटा μ0, लेकिन I कौन सा लेंगे, 1 की 2, नहीं 1 लेंगे, किस चालक तार के कारण ज्ञात कर रहे हो, पहले चालक तार के कारण। ऐसे वो भी होता था, एक सीधा चालक तार होता था और इससे R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर तो μ0 और उस चालक तार में प्रवाहित धारा I/2π और इससे दूरी R, ये होता था। तो I कौन सा लेंगे, जिस चालक तार के कारण ज्ञात कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र, बार बार समझा रहा हूँ, I1 I2 B1 B2, इसी में दिक्कत होगी, बाकी पूरा कैलकुलेशन आप जानते हो, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना। तो यहाँ पर μ0 और पहले चालक तार के कारण I1, क्योंकि इसमें धारा I1 बहे, इसके कारण हम ज्ञात करें μ0 I1 अपॉन 2π, और कितनी दूरी पर, R दूरी पर 2πr। ये लो बेटा B1 की वैल्यू पता है आपको, B1 की वैल्यू पता है, यल तो मान ही लिए हो, I2 पता ही है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, सब कुछ पता है। अब आप इस समय इस टॉपिक के लिए ईश्वर हो, सब कुछ जानते हो,
है ना। अब इसका काम लगेगा, ले आऊँ वैल्यू पुट करेंगे, तो इसलिए F बराबर I2 L और B1 की जगह क्या लिखेंगे, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। बताओ यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है फिर अब कह सकते हो कि दुख भरे दिन बीत गए, सब कुछ क्लियर हो गया। हम लोग निकाल ले रहे हैं एकांक लंबाई पर बल, ठीक है, और इतना ही दूसरे चालक तार के कारण होगा, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी मैं समझा रहा हूँ क्यों। लैंग्वेज लिखेंगे बेटा, सबसे पहले तो इसको अरेंज करिए बढ़िया से, ठीक है ना। देखिए F इज इक्वल टू, कांस्टेंट को पहले लिख रहे हैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। देखो म्यू नॉट और 2 पाई को आगे लिख ले, ठीक है ना। I1 I2 का गुणा करा लेंगे, अरे भैया बटे 1 करोगे अंश का गुणा अंश में होगा, ठीक है ना। तो I1 I2 बटे R क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बटे R और इंटू यल भी तो बचा था, ये चीज़। बस यहाँ तक बात समझ में आई, बोलो। तो ये तो बल हो गया उससे यल लंबाई पर, और इसका मात्रक हम लोग लिखते हैं न्यूटन। बात समझ में आ रही है? ये हो गया, ठीक। स्पेलिंग मिस्टेक तो सही कर लो, स्पेलिंग सही यही तो होता है। चलो न्यूटन, बात समझ में आ रही है। अब ये तो उसकी यल लंबाई पर लगने वाला बल हो गया। देख लेते हैं एकांक लंबाई पर कितना बल लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे, तार एक के कारण दो के प्रति एकांक लंबाई पर बल। तार एक के कारण दो के प्रति एकांक लंबाई पर बल। लैंग्वेज समझा रहा हूँ बेटा, समझना थोड़ा सा। भैया यल लंबाई पर बल कितना था बताओ, यल लंबाई पर बल कितना था, F, इतना ही तो बल लग रहा था। क्लियर है बात। अब अगर कोई पूछ रहा है एकांक लंबाई पर बल, तो एकांक लंबाई को रोकना यल गुणे में उधर भेजना भाग में। तो एकांक लंबाई पर बल बराबर कितना होगा, यानी F बाई यल पूछ रहा है आपसे, वो कुल लंबाई पर कुल बल। बात समझ में आ रही है, ये चीज पूछ रहा है। तो बड़े आसानी से बता सकते हैं, यल गुणे में इधर आएगा भाग में, तो बता देंगे F बाई एल बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। एकांक लंबाई पर इतना बल लगेगा बेटा, लेकिन मात्रक देखना न्यूटन प्रति मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे न्यूटन प्रति मीटर। बात समझ में आ गई। ये इसका क्या हुआ, इतना बल लगेगा प्रति एकांक लंबाई पर। अच्छा इतना बल चालक तार दो के प्रति एकांक लंबाई पर लगेगा एक के कारण, तो एक के कारण दो के कारण एक पर भी इतना ही लगना चाहिए। क्यों, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये तो कांस्टेंट है, दोनों में आएगा। अच्छा I1 I2 दोनों में प्रवाहित धारा का गुणनफल वहाँ भी लोगे, I2 इंटू I1 करोगे, एक चीज़ है। R उनके बीच की दूरी वहाँ भी उतना ही लोगे, तो उतना ही तो आएगा। तो दोबारा कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, और करना भी मत एग्जाम में, क्योंकि कोई अलग से नंबर नहीं देगा आपको, ठीक है ना। तो हम लोग यही लैंग्वेज लिख लेंगे और यही फार्मूला भी लिख लेंगे, बस थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, वो आप देखना। लिखेंगे तथा तार दो के कारण, तार एक के प्रति एकांक लंबाई पर बल, और तथा नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ठीक इसी प्रकार। लो बेटा
ठीक इसी प्रकार तार 2 के कारण 1 के प्रत्येकांक लंबाई पर बल इतना। इतनी सी बात थी और इतनी सी नौटंकी थी, ठीक है ना।